महेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीनबरी कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसका नाम है कैडबरी कमेटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले ज़रूर वो देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कैडबरी कमेटी से ही रिकमेंडेशन से ये बेसिकली ग्रीनबरी कमेटी बनी थी। पहले कैडबरी कमेटी आई थी, उसके बाद ये ग्रीनबरी कमेटी आई थी। ग्रीनबरी कमेटी को समझते हैं पहले फॉर्मेशन कैसे हुई थी इसके फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि कब फॉर्म हुई थी ये। तो इन जनवरी 1995 एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री था, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके साथ 1,90,000 बिजनेस 1,90,000 बिजनेस टाइप है और ये उनको बढ़ाने का काम करती है, उनकी ग्रोथ का काम करती है ताकि बिजनेस को कोई दिक्कत ना हो। तो इन्होंने एक स्टडी ग्रुप एस्टेब्लिश किया था, यानी कि कमेटी एस्टेब्लिश करी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर रिचर्ड ग्रीनबरी। इनका नाम था सर रिचर्ड ग्रीनबरी। बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये, तो अभी तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन ये सर रिचर्ड ग्रीनबरी के इन्होंने अंडरशिप में चेयरमैनशिप में इन्होंने एक कमेटी फॉर्म करी थी टू आइडेंटिफाई गुड प्रैक्टिस इन डिटरमाइनिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। दरअसल क्या था, बहुत सारे शेयर होल्डर्स को, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को ना ये दिक्कत होती है कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कौन सेट करेगा, क्योंकि अगर वो खुद सेट करेंगे बैठ के तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि वो तो चाहे कंपनी में लॉस हो रहा हो वो अपनी रेम्यूनरेशन तो पूरी की पूरी लेंगे वो। अगर वो खुद डिसाइड करेंगे कि मैं ही, क्योंकि मैनेजमेंट पूरी उनके हाथ में होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वही करते हैं, तो अगर वो रेम्यूनरेशन ज़्यादा ले जाएंगे और कंपनी में प्रॉफिट हो नहीं रहा तो इधर नुकसान है ना शेयर होल्डर के लिए। तो शेयर होल्डर को बड़ी दिक्कत आ रही थी, इसको बहुत सारी दिक्कतें उस समय शेयर होल्डर्स के पॉइंट से आ रही थी। और आपको याद होगा कैडबरी कमेटी में भी यही था, कैडबरी कमेटी में भी इसकी बात कही गई थी कि भाई एक रेम्यूनरेशन कमेटी बनानी चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, वहाँ पर कोई डायरेक्टर नहीं होना चाहिए ऐसा जो कि काम कर रहा हो कंपनी के अंदर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए और उनकी कमेटी हो जो कि रेम्यूनरेशन कमेटी हो, वो डिसाइड करे रेम्यूनरेशन कितनी होगी। तो उनकी ही रिकमेंडेशन से ही कुछ कमेटी ऐसी वहीं से इसका आइडिया आया था। तो उन्होंने कहा कि गुड प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए, एंड टू प्रिपेयर अ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर यूके PLCs। क्या मतलब है ये? देखो ये यूके के लिए काम करते हैं ना, ये यूके की है ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हम यहाँ सारे के सारे यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जितने भी यूके में पब्लिक लिस्टेड कंपनीज है PLCs है, उनके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस ऐसे बनाया जाए जिससे रेम्यूनरेशन डायरेक्टर की अच्छे से डिसाइड हो पाए। तो एक्चुअली में फिर ये फाइनल रिपोर्ट इसकी बनी ग्रुप की, और जो पब्लिश हुई 17 जनवरी 1984 में, तो इसका नाम रखा गया ग्रीनबरी रिपोर्ट, क्योंकि ये ग्रीनबरी, सर रिचर्ड ग्रीनबरी के नाम से पड़ गया है ग्रीनबरी रिपोर्ट, उनके नाम से पड़ गया क्योंकि एक्चुअल में वो कमेटी उनके हाथ में थी। तो ये कमेटी जब बनी थी इनका नाम क्या पड़ा, ग्रीनबरी कमेटी, और जो इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई 17 जनवरी 1985 को, वो रिपोर्ट का नाम क्या, ग्रीनबरी रिपोर्ट। तो ग्रीनबरी रिपोर्ट में हम समझेंगे कि क्या कहा था उन्होंने, कि एक्चुअल में हमें तो बात समझ में आ रही है, सारी की सारी बातें की थी कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के बारे में बात की थी कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते कि डायरेक्टर ज़्यादा पैसा ले जाए कंपनी का और कंपनी को नुकसान ना कर दे। तो क्या है वो मेन इम्फेसिस समझते हैं कंपनी में क्या, रिपोर्ट में क्या कहा गया था। तो पहली बात, द कमेटी एम्स टू प्रोवाइड द आंसर्स ऑफ जनरल कंसर्न अबाउट द अकाउंटेबिलिटी एंड लेवल ऑफ डायरेक्टर्स पे। कमेटी ने कहा था कि देखो भाई, जो भी शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को कंसर्न है कि भाई इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का, कौन लेवल डिसाइड करेगा कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए, तो उसकी कंसर्न को दर्शाया गया इस कमेटी में। और जैसे कि आप जानते हो कि ये कमेटी जब बनी थी वो पहले से ही कैडबरी कमेटी के हिसाब से बनी थी। कैडबरी कमेटी जब उन्होंने कहा था, यही बात कही थी कि एक रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए, तो उसी की कंसर्न को देखते हुए, उसी के रिकमेंडेशन से ये यूके वालों के लिए ये ग्रीनबरी कमेटी बनाई गई। ठीक है, उसी की रिकमेंडेशन से बनाई गई। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि देखो भाई, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा।
तो कमेटी आर्ग्यूड अगेंस्ट स्टैट्यूटरी कंट्रोल। उन्होंने कहा भाई स्टैट्यूटरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टैट्यूटरी कंट्रोल अगर होगा तो फिर डायरेक्टर अपने खुद से रेम्युनरेशन डिसाइड करेगा ना। स्टैट्यूटरी कंट्रोल में क्या आता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी का ये, कंपनी का वो, जो भी लीगल कॉम्प्लाइंस होते हैं वो आते हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि भाई स्टैट्यूटरी कंट्रोल से गवर्न नहीं होनी चाहिए, आर्ग्यूड अगेंस्ट एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग अकाउंटेबिलिटी बाय प्रॉपर एलोकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन करनी है तो कैसे हो पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा बांट दो किसी कमेटी में फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन जनरल पर्पसेस। उसको फिर आप रिपोर्ट करो, जो भी कंपनी के एनुअल अकाउंट्स आते हैं, एनुअल जनरल स्टेटमेंट आती है, उसके अंदर दिखाओ ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि रेम्युनरेशन कितनी है। हर एक चीज़ दिखाना कंपलसरी है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, हर एक प्रोसेस पे, ताकि पूरा का पूरा शेयर होल्डर को दिखे कि चल क्या रहा है यहाँ पर, कितना रेम्युनरेशन डिसाइड करी, कैसे डिसाइड करी, हर एक की कौन इसके ऊपर अकाउंटेबल है, सब कुछ पता होना चाहिए। ये इन्होंने कहा, समझ आ रही बात। तो की थीम्स एड्रेस्ड बाय द रिपोर्ट, की थीम क्या है, मेन थीम क्या कहा उन्होंने कि भाई देखो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कौन जिम्मेदार होगा डायरेक्टर की रेम्युनरेशन का, ठीक है, कि ज़्यादा कर दिया है तो वो उसको पकड़ेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स करे जाए, ठीक है। उन्होंने कहा था ना बाय प्रॉपर एलोकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट देना इस तरीके से ताकि हम अच्छे से डायरेक्टर की रेम्युनरेशन डिसाइड कर पाए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेटी बना के रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट देना हमने डायरेक्टर रेम्युनरेशन को, ये चीज़ है। डिस्क्लोजर करना अपने जनरल अकाउंट्स में, एनुअल जनरल स्टेटमेंट्स में, अलाइनमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव कंपनी परफॉर्मेंस, कि डायरेक्टर के इंटरेस्ट को भी आपको लिया जाए कि ऐसा ना हो कि डायरेक्टर को नुकसान हो जाए, और शेयर होल्डर का इंटरेस्ट भी लिया जाए, क्योंकि शेयर होल्डर चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा रेम्युनरेशन मिल जाए डायरेक्टर को। उनको इंटरेस्ट को बढ़ा के कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ाना ही इसका मेन एड्रेस था इस रिपोर्ट का। तो अगर फाइनली टच दें इस रिपोर्ट की, थोड़ा सा रिवीजन करें, क्या है कि भाई देखो ये रिपोर्ट बनी थी, वैसे अगर मैं कोई एग्जैक्ट डेट बताऊँ, 17 जनवरी 1985 को ये रिपोर्ट बनी थी, ग्रीनबरी रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट बनी थी अंडर द कमेटी ग्रीनबरी कमेटी, जिसका नाम पड़ेगा ग्रीनबरी कमेटी। तो ग्रीनबरी कमेटी में ये डिसाइड करा गया कि भाई ये बेसिकली कमेटी उस चीज़ के लिए है कि डायरेक्टर की रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी एंड लेवल ऑफ डायरेक्टर पे। तो कमेटी ने आर्ग्यू किया अगेंस्ट स्टैट्यूटरी कंट्रोल। उन्होंने कहा कि भाई स्टैट्यूटरी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी हो, एलोकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि भाई एक ही जिम्मेदार हो, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट भी सके कि हाँ भाई आपने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने अपने नीचे कुछ और बंदे रखे, वो डिसाइड कर रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन, और उसको फिर रिपोर्ट करा जाए एंड ट्रांसपेरेंसी करी जाए उसकी जनरल प्रोसेस में, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि बीच में कुछ छुपा रहे, छुपना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और की थीम यही थी कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए किसकी, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन का, और अलाइनमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर इंटरेस्ट एंड इम्प्रूव्ड कंपनी परफॉर्मेंस, दोनों के इंटरेस्ट को मिलाया जाए और कंपनी के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा का पूरा कमेटी के बारे में। बस आपको इतना ही पढ़ना है, बाकी आप इसमें अपनी कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट मेरा काम था आपको अच्छे से समझाना कि बेसिकली कमेटी है किस चीज़ के लिए ऊपर, है ना। अब आप कहीं से भी पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करना, कमेंट कर देना, शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ जिनको समझ में नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू।